हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे कि किन कारणों से बेसिकली आपका स्टडी वीज़ा के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। किन किन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है जब आप स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं जिससे कि आपके रिजेक्शन के चांसेस कम हो, और किन किन पॉइंट्स पे आपको कंसिडरेशन रखना है कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स या फिर आपको वो एक्सप्लेनेशन लेटर्स आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन लेटर में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि आपके कनाडा वीज़ा के सक्सेस रेट बढ़ जाए। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो जनरली सबसे पहला एक पॉइंट है वो है फाइनेंस का। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के कारण जनरली आपका कभी कभी होता है कि रिजेक्शन के चांसेस आते हैं, जैसे कि उनको ये नहीं होता क्लैरिटी कि भाई ये बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है, यहाँ पे आकर के स्टडी और अपने आप को सपोर्ट कर सकता है अपनी स्टडी के लिए, अपनी ट्यूशन फीस के लिए, अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। जनरली उसमें हम जो इंक्लूड करते हैं वो है जीआईसी। अगर आप एसडीएस कैटेगरी में लगा रहे हो और नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगा रहे हो तो आपको जनरली इंक्लूड करना है अपने बैंकिंग अकाउंट में लिक्विडेटेड फंड। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो जो लिक्विडेटेड फंड है वो आपके बैंक अकाउंट आपके नाम पे होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स या कि आपके रिलेटिव के नाम पे। अगर वैसा होता है तो जनरली उनको डाउट होता है कि भाई ये तो भाई किसी और के बंदे के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, ये बंदा कैसे यूज़ करेगा, इसके पास तो एक्सेस ही नहीं है उस बैंक अकाउंट का, तो ये कैसे यूज़ करेगा। जनरली दिस आर दी रीजंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल टर्म्स में, कई बार कई इमिग्रेशन लॉयर्स या फिर इमिग्रेशन एजेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप अगर एसपीएस कैटेगरी में लगा रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस की या लिविंग एक्सपेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी लिक्विडेटेड फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट टाइप की चीज़ें शो करने की ज़रूरत नहीं है। बट जनरली देखा गया है कि कई बार इस भी रिजेक्शन के कारण बनते हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि उनको लगता है कि भाई इसके पास तो 1 साल की जीएससी है, उसके बाद ये बंदा क्या करेगा, क्योंकि ये तो भाई वहाँ पे स्टडी करने जा रहा है, ये कहाँ वहाँ सर्वाइव कर पाएगा, उसको तो भाई कमाई तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये अभी जा कर के वो रूल चेंज हुए हैं टिल 31 दिसंबर 2023 की आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। उससे पहले तो भाई आप तो पार्ट टाइम ही कर सकते थे ऑफ कैंपस। तो उन सब के कारण कई बार वीज़ा रिजेक्शन मिल जाते थे, इसलिए उन सिनेरियो में कहा जाता था कि आपको सेकेंड ईयर का भी कैसे भी करके आपको शो करना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते थे कि अपने पेरेंट्स की एनुअल इनकम शो कर सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स की अगर कोई लिक्विडेटेड फंड है या फिर फिक्स डिपॉजिट है या फिर प्रॉपर्टी पेपर्स है, जैसे कि हम बोलते हैं कि सीए फॉर्म्स जो हम इंक्लूड करते हैं अपनी ओवरऑल जो एसेट्स हैं दिखाने के लिए, तो उससे वो एक बेनिफिशियल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ सेकंड रीज़न जो है बहुत ही जनरली बहुत ही एक तरीके से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका डिफाइन करता है कि भाई आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन लगाई है, वो होता है एकेडमिक में अगर हम आते हैं तो एकेडमिक का 2 चीज़ें हो सकती है। तो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और दूसरा आप किस तरीके की एकेडमिक एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। आई मीन टू से कि आप कौन सा कोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा कोर्स ले रहे हैं। अगर मैं पहले बात करूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस की, अगर आपको लगता है कि आपके पॉइंट्स, आपकी जो परसेंटेज है आपके स्कूलिंग में या फिर आप ग्रेजुएशन में या आपके मास्टर्स में उतने नहीं है और उस हिसाब से आप कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण बनता है, क्योंकि उनको लगता है भाई बंदे ने इतना हाई फाई कोर्स ले लिया, इतना तो इसमें पास में इतना तो एकेडमिक परफॉर्मेंस रहा नहीं, अब क्या पढ़ पाएगा ये। सेम उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने 10th-12th में आपने ले लिया भाई मैथमेटिक्स और अब आप लेने जा रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी का सब्जेक्ट, डज इट मेक एनी सेंस? नो, सेंस बनता ही नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपने कॉमर्स में स्टडी की है और आपने अकाउंटेंट का जॉब किया हुआ है पिछले 3-4 सालों में, और अगर आप यहाँ अचानक आकर के बोलते हैं कि नहीं भाई मुझे तो इंजीनियर बनना है, क्या ये पॉसिबल है? नो, बिल्कुल भी नहीं। सेम तरीके से आपका जो कोर्स का जो आपको जो सेलेक्ट करना है वो जनरली डिपेंड होता है आपके प्रीवियस कोर्स में, जो आपने प्रीवियस अपने स्टडी में किया हुआ है या फिर आपने जो जॉब की हुई है उस तरीके से डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर आपने मैनेजमेंट में, अगर आपने अकाउंटेंट की, या फिर मैं बोलूँ कि आपने एचआर की, या फिर आपने किसी तरीके से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जॉब की हुई है, तो भी उस हिसाब से आपका कोर्स भी एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर अकाउंट मैनेजमेंट या फिर उसी हिसाब से इंजीनियरिंग का डिपेंड करता है। और जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की स्टडी की हुई है, यहाँ पे आके आप नेटवर्किंग इंजीनियरिंग का स्टडी करते हैं, और आप यहाँ पे आकर के डाटा साइंस का करते हैं, डाटा एनालिस्ट के लिए करते हैं। ये सब जस्टिफाई करता है, क्योंकि एक तरीके से मैच करता है आपके प्रीवियस स्टडी से।
आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रखनी है फॉर एकेडमिक। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो भाई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ वो ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दैट आपका एप्लीकेशन जर्नी ही स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको कॉलेज से लेटर नहीं आएगा तो आप ट्यूशन फीस किसकी पे करेंगे। सो दैट्स अ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस कि आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए किसी भी कॉलेज से। अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज एबिलिटी हमने बात की थी। सो लैंग्वेज एबिलिटी आपको पता ही है कि अगर आपको नॉन एसडीएस में करना है तो फिर आपको CLB लेवल 6 और 7 चाहिए, और आपको एसडीएस कैटेगरी में करना है तो CLB लेवल 8 9 तक जाता है। तो उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है, और उस हिसाब से आई थिंक विदाउट दैट आपका एप्लीकेशन का जो है एक्सेप्टेंस लेटर भी नहीं आता, क्योंकि IELTS एग्जाम इज द फर्स्ट फेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ योर स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई अगर मैं बात करूँ सबसे कॉमन रीजनिंग जिसके कारण एप्लीकेशंस की भाई रिजेक्शंस आती हैं वो है कि भाई बंदा वापस नहीं आएगा कंट्री, बंदा अपनी कंट्री में वापस नहीं आएगा, ये कनाडा में ही रहेगा जब तक इसका स्टडी वीज़ा भी एक्सपायर हो जाएगा, तब भी भाई ये ज़िद में यही रहेगा, ये तो छोड़ के नहीं जाने वाला भाई, कुछ भी हो जाए PR दे वो ही हमको। तो इस तरीके का भाई उसके लिए आपको क्या करनी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बात किया था कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में जनरली आपको डिफाइन करना है कि भाई मैं तो भाई जाऊँगा भाई अपनी कंट्री, क्योंकि भाई मेरा तो बैक फैमिली बिजनेस है, बैक मेरे माता पिता अकेले हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बैक मैं अपने जाकर फैमिली बिजनेस संभालने वाला हूँ, या फिर बैक ये देखिए भाई मैं इस कंट्री में यहाँ पे इतने टाइम तक जॉब करता रहा हूँ, उन्होंने मेरे को फिर से बोला है कि भाई आप दोबारा आओगे तो हम आपको फिर दोबारा रख लेंगे अपनी कंपनी में। तो इस कोर्स से वो मेरे को एक तरीके से मुझे पुश कर रहे हैं हायर लेवल के लिए कि भाई जाओ ग्लोबल एक्सपोजर लेकर के आओ, आकर के हायर लेवल पोजीशन में काम करो। तो इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो आपको डिफाइन करनी होती है। या फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि CA वाले लेटर्स, CA वाले में आप दिखा सकते हैं कि भाई मेरा तो इतना सारा प्रॉपर्टी इतने एसेट्स हैं, मैं वो छोड़ करके कैसे चले जाऊँ, आप वापस आकर के मुझे ही संभालना है भाई, मैं ही तो इस जायदाद का वारिस हूँ, ऐसा कुछ। सो ज़्यादा पॉइंट्स आपको कंसिडर करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि हमने बात की कि कोर्स सिलेक्शन का, कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरली अगर आप +2 करके आ रहे हैं, 12 क्लास के बाद आ रहे हैं, और अगर आपने बायोमेटिक्स लिए बायोलॉजी ली है या फिर मैथमेटिक्स ली या फिर कॉमर्स ली है, जिस भी ट्रेड में ली है उस हिसाब से आपको भाई अपना कोर्स सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये ना हो कि आपने कुछ उल्टा सीधा कोर्स ले लिया है, और जैसे कि जनरली देखा गया है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट अर्ली चाइल्डहुड का आकर के कोर्स लेते हैं, तो कई लोगों का वीज़ा का चांसेस कम हो जाता है, तो जनरली ये देखा गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप उसमें डीप में एनालिसिस कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, अपने एजेंट से बात कीजिए कि भाई कौन से कोर्स लेने से आपकी वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं, कहीं ये ना हो कि उसके कारण ही आपके रिजेक्शन, क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों के कि 4-4 5-5 बार वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं कि भाई उनका कोर्स ही मैच नहीं कर रहा है। बार बार वीज़ा ऑफिसर भी भाई बोलते रहते हैं कि भाई आप क्यों लाना चाहते हो, ये स्टडी करना ही क्यों चाहते हो, उनको क्लियर ही नहीं होता। और लास्ट भाई हमने तो इसके बारे में 1000 बार बात कर ली है, बार बार बात करेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि भाई आप तो एक ही बात के पीछे पड़ गए हो, तो ये वही बात हो जाएगी भाई आप वापस घर नहीं जाना चाहते, रिटर्न टू योर होम कंट्री। इनएडुकेट डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। सो इन चीज़ों के लिए भाई जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको भाई आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की, कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में, तो उस हिसाब से आपको खुद आपका फॉलोअप रखना है आपके एजेंट्स के साथ, आपके लॉयर्स के साथ, और आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई कौन कौन सा वीज़ा एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और अटैच होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप अपने खुद अपने वीज़ा रिजेक्शन या फिर वीज़ा सक्सेस होने के चांसेस के कारण खुद बनते हैं, ना कि कोई एजेंट या लॉयर। अगर आपको पता ही नहीं है और आप उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे तो फिर उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली आपकी खुद की हेल्प आप खुद कर सकते हैं, कोई और नहीं। और इसी चीज़ में मैं अगर रिजेक्शन के बारे में बात करूं, अगर आपकी रिजेक्शन आती है तो भाई आपको क्लैरिटी जानने के लिए कि भाई रीअप्लाई करने से पहले कि जानना कि भाई किस कारणों से वीज़ा ऑफिसर ने मेरी वीज़ा को जो है रिजेक्ट किया है, या फिर मुझे स्टडी परमिट नहीं दिया है, तो भाई उसके लिए आपको कैप्स नोट्स अप्लाई करना है। कैप्स नोट्स अब होते क्या है, जनरली एक काइंड ऑफ नोट्स होते हैं कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ आप अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, या फिर आप अपने किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अपने स्टडी के लिए, तो आपको एक डिटेल नोट्स बनाने पड़ते हैं, राइट। उसी तरीके से वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को जब चेक करना करते हैं, जिस किसी भी दिन वो चेक करते हैं, तो जो भी वीज़ा ऑफिसर रहता है भाई वो डाटा एंट्री करते जाता है कि भाई मैंने इसका ये डॉक्यूमेंट देखा, मेरे को ये सही लगा, मैंने इसका ये डॉक्यूमेंट देखा, मुझे ये सही लगा।
और मैंने इसका ये डॉक्यूमेंट चेक किया, मुझे ये सही नहीं लगा। उस हिसाब से वो ये भी लिखते हैं कि भाई इसका ये डॉक्यूमेंट मुझे सही नहीं लगा, इसके कारण मैं भैया ये रिजेक्शन दे रहा हूँ। तो वो एक डिटेल नोट्स होती है जिसको अप्लाई करना पड़ता है। जनरली इट टेक्स अराउंड, अगर आप मैं बात करूँ अगर आप इंडिया से अप्लाई करें कि अपने उसकी, इट टेक्स अराउंड 1 महीने से 2 महीने के बीच का टाइम लग जाता है। अराउंड इट टेक कॉस्ट अराउंड $80 to $100। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई नोन है कनाडा में, आप उनको बोलते हैं तो वो भाई आपको कैफ नोट जल्दी निकाल के दे सकते हैं यहाँ से, जो कि जनरली 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, और वो आपको जल्दी कैफ नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आप जान सकते हैं और आप दोबारा अपना वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपकी तैयारी हो सकती है। सो दिस आर दी जनरली पॉइंट्स आई वांट टू डिस्कस विथ यू गाइस कि वीज़ा रिजेक्शन के कौन कौन से कारण बनते हैं। सो आई विल थिंक कि इन पॉइंट से आपको थोड़ा क्लैरिफाई हुआ होगा कि किन किन पॉइंट्स को आपको कंसिडरेशन करना है कि जिससे आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो और सक्सेस रेट आपका हाई हो। सो आई थिंक आज के वीडियो के बारे में आज हम इतनी ही बात करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कि किससे उस डॉक्यूमेंट को अटैच करने के से आपके वीज़ा के चांसेस कितने ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।